गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यह कक्षा 11 की जीव विज्ञान की संभवतः प्रथम कक्षा है और इसके पहले हमने आप लोगों से गूगल मीट के माध्यम से कुछ जीव विज्ञान के विषय में जानकारी साझा करने की कोशिश की थी, परंतु खेद का विषय ये रहा कि बहुत कम ही विद्यार्थी इसमें शामिल हो सके। बच्चों, अभी जल्दी ही हमने आपके ग्रुप में कक्षा 11 जीव विज्ञान का सिलेबस शेयर किया था, जिसमें कोविड-19 के बाद सिलेबस को 30% कम करके बनाया गया है, जिससे कि कम समय में आपका सिलेबस पूर्ण हो जाए। और आप जैसा कि जानते हैं कि आपके सिलेबस का जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो पहला इकाई है अर्थात यूनिट है, वह है सजीव जगत की विविधता। इस इकाई के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है जीव जगत या सजीव जगत अर्थात लिविंग वर्ल्ड। और उसमें जो हमने आपके लिए आज टॉपिक चुना है वह है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। तो दो शब्द आपने सुना, संभवतः कक्षा 10 या कक्षा 9 में आप इन शब्दों से परिचित हुए हों। वर्गीकी, जिसको अंग्रेजी में सिस्टमैटिक्स कहते हैं, एवं वर्गीकरण विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम वर्गीकी किसे कहते हैं इसको समझें। तो एक परिभाषा हमने अपने भाषा में लिखा है, मैं उसको पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि वर्गीकी की परिभाषा क्या होती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की पहचान, वैज्ञानिक नामकरण, समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं उनके उद्विकास के क्रम आदि के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। अब यहाँ देखिए, स्पष्ट करते हैं इसको कि यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों अर्थात चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, सबको पहचानने का कार्य,
किस आधार पर? लक्षणों के आधार पर। किसी चीज़ को या किसी जीव को हम कैसे पहचानते हैं? लक्षण के आधार पे। उनका वैज्ञानिक नामकरण प्रत्येक जीव का, चाहे वो जंतु हो या पादप, कुछ न कुछ वैज्ञानिक नाम होता है। उदाहरण के लिए जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। यदि आप राना टिग्रीना के नाम से जानेंगे तो पूरे विश्व में, वैज्ञानिक क्षेत्र में या वैज्ञानिक जगत में उसको राना टिग्रीना ही कहेंगे। अन्यथा हम भारत में उसको हिंदी में मेढक कहेंगे, अंग्रेजी में फ्रॉग कहेंगे। किसी अन्य देश में जाएंगे, किसी या अन्य क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ किसी अन्य भाषा में उसका नाम लेंगे। तो इस तरह से एक ही जीव का अलग अलग क्षेत्रों अथवा देशों में अलग अलग नाम होगा, जिसके कारण तमाम सारे संशय या शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, डाउट उत्पन्न होता है कि कोई किसके बारे में बात कर रहा है या किसके बारे में लिखा है। इन कारणों से बचने के लिए, इन कह सकते हैं शंकाओं से बचने के लिए, इन डाउट से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने सभी जीवधारियों का वैज्ञानिक नामकरण किया है। तो वर्गीकी के अंतर्गत जीवधारियों का वैज्ञानिक नामकरण भी होता है एवं समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण। फिर पहले उनका पहचान, फिर उनका नामकरण, फिर उनका वर्गीकरण। किस आधार पर? समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर। ऐसे जीव या पादप जिनके लक्षण समान हों उनको एक कैटेगरी में या एक वर्ग में रखते हैं, जो भिन्न हैं उनको दूसरे वर्ग में रखते हैं। तो इस तरह से जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में विभक्त करके या बांट करके रखना ही उनका वर्गीकरण कहलाता है। ये भी वर्गीकी के अंतर्गत ही आता है। एवं उद्विकास के क्रम आदि के संबंध में, उद्विकास के क्रम मतलब आपने सुना होगा, लैमार्क का नाम सुना होगा, डार्विन का नाम सुना होगा, ह्यूगो डी ब्रिज का नाम सुना होगा। जिराफ के उदाहरण से आधार पर उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कहीं पे जो है आपको उद्विकास को समझाने के लिए प्रकृति वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इसी तरह से लैमार्क ने अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का सिद्धांत दिया था। तो बहुत सारे जो है थियरी या कह सकते हैं बहुत सारे विचार या वाद उद्विकास को समझाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने दिया है। तो उद्विकास के क्रम मतलब वह क्रम, इसको कहते हैं फाइलोजेनी, अर्थात कौन सा जीव किस जीव से विकसित हुआ है या किस जीव का पूर्वज कौन था, ये ट्रेस आउट करना, इसको पता करना कि पहले जैसे हम उदाहरण के ले लेते हैं कि बंदर से फिर कह सकते हैं लंगूर से फिर कपी से फिर मानव। तो मानव की अगर जो है उद्विकास की कड़ी अगर हम सोचते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि मानव का जो है एकदम सबसे नज़दीक का रिश्तेदार जो है वो कपी है। कपी का मतलब जो है ये चिंपैंजी है, ओरंगुटान है, गोरिल्ला है, इनको कपी कहते हैं। फिर इनके भी और पूर्वज में जाएंगे तो जो है लंगूर आएंगे, और पीछे जाएंगे तो बंदर आएंगे। तो यह एक श्रेणी है, यह एक क्रम है, उद्विकास का एक क्रम है। इसको भी पता किया जाता है कि कौन सा जीव किस जीव का जो है पूर्वज था या कौन सा जीव किस जीव से विकसित हुआ है। तो इसका भी समझ या इसका भी अध्ययन जो है हम सिस्टमैटिक्स अर्थात वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। तो ये बहुत विस्तृत विज्ञान है, विज्ञान की ये बहुत विस्तृत शाखा है
जिसमें हम उनकी पहचान, नामकरण, वर्गीकरण तथा उद्विकास के क्रम के आधार पर उनमें संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसी को हम वर्गीकी कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। फिर वर्गीकरण विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं, वास्तव में यह वर्गीकी का एक क्षेत्र या एक हिस्सा है या एक भाग है सिस्टमैटिक्स का, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, जिसके अंतर्गत कुछ दृश्य गुणों या लक्षणों के आधार पर सरलता से जीवधारियों को अलग अलग संवर्गों में बांटा जाता है, जिससे कि असीमित जीव संख्या सदस्यों में से उस संवर्ग के किसी एक जीव के बारे में जानकारी के आधार पर हम पूरे संवर्ग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं एक नया शब्द आपके लिए उपयोग किया हूँ, संवर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में टैक्सा कहते हैं। टैक्सा यह एक स्तर है या पद है या सोपान है। जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ये क्या है? हमारे एकेडमिक लाइफ के ये पद सोपान है। ठीक इसी तरह से वर्गीकरण में भी कई पद सोपान होते हैं, कई स्तर होते हैं, और प्रत्येक स्तर को हम टैक्सा कहते हैं। जैसे स्कूल में आते हो तो ना सबको कक्षा कहते हैं, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। जो कक्षा शब्द है, क्लास जो शब्द है, वो सबके साथ जुड़ा है। ठीक इसी तरह से वर्गीकी में भी या वर्गीकरण विज्ञान में भी जो प्रत्येक स्तर है या संवर्ग है, उसको हम अंग्रेजी में टैक्सा या टैक्सान कहते हैं। तो अब आप समझिए फिर से, वर्गीकरण विज्ञान वास्तव में वर्गीकी का एक क्षेत्र है, सिस्टमैटिक का ही एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कुछ दृश्य गुणों या लक्षणों के आधार पर ऐसे गुण या लक्षण प्राणियों के, चाहे वो जंतु हों या पादप, जिनको हम आँखों से आसानी से देख सकते हैं, उनके आधार पर सरलता से, बहुत सरल रूप से हम जीवधारियों को अलग अलग संवर्गों में, अलग अलग टैक्सा में बांट सकते हैं, और जिसमें से हम किसी एक टैक्सा से, किसी एक संवर्ग के जीव के बारे में, किसी एक जीव के बारे में अगर हम अध्ययन कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें, तो उस स्तर के या उस टैक्सा के, उस संवर्ग के समस्त जीवधारियों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। कोई आवश्यक नहीं है कि उस संवर्ग पे में उपस्थित सारे जीवों के बारे में हम अलग अलग से अध्ययन करें, ऐसा नहीं है। उस संवर्ग से संबंधित किसी एक जीव के बारे में हम अध्ययन कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि उस संवर्ग का क्या लक्षण है या उस संवर्ग में स्थित जीवों के क्या लक्षण हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कक्षा 6 के विद्यार्थी से जाएं और बात करें, उसकी किताब हम अगर देख लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो गणित पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, और ये भी पता चल जाएगा कि गणित में वो क्या पढ़ता है, विज्ञान में वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ता है। तो एक विद्यार्थी के अगर बारे में हम पता कर लें कि उसकी किताबों के माध्यम से कि वो कौन कौन सा विषय पढ़ता है और उसके प्रत्येक विषय में क्या क्या है, उसका सिलेबस क्या है, तो हमें उस कक्षा के सारे विद्यार्थियों के बारे में पता चल जाएगा कि उस कक्षा में उपस्थित या उस कक्षा में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी क्या क्या पढ़ते हैं, उनके प्रत्येक विषय का क्या करिकुलम है, क्या सिलेबस है, क्या उनको पढ़ाया जाता है, गणित में क्या क्या पढ़ाया जाता है, विज्ञान में क्या क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी में कौन कौन से पाठ हैं, उनमें अंग्रेजी में कौन कौन से लेसन हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर वर्गीकरण में भी यही करते हैं कि जीवधारियों को समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। चलिए
तो इस प्रकार वर्गीकरण के कई पद सोपान अथवा स्तर होते हैं जिन्हें हम समवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। अभी हमने चर्चा किया आपसे। प्रत्येक टैक्सा अर्थात प्रत्येक समवर्ग वास्तव में जीवधारियों का एक ऐसा समूह होता है जहां उनके गुणों अथवा लक्षणों में कुछ या बहुत कुछ समानता अवश्य पाई जाती है। अब आप जान गए होंगे कि हर स्तर पे जो जीव पाए जाते हैं, हर टैक्सा पे जो जीव पाए जाते हैं, उनके गुणों में चाहे थोड़ी समानता हो या बहुत ज़्यादा समानता हो, परंतु कुछ न कुछ समानता अवश्य रूप से पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, बकरी, हाथी, घोड़ा, व्हेल, चमगादड़, मानव, कितने सारे जीवों का मैंने नाम लिया। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, बकरी, हाथी, घोड़ा, व्हेल, चमगादड़, मानव आदि एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, परंतु इनमें एक समानता है कि ये सभी या इन सभी में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मैमरी ग्लैंड पाया जाता है तथा ये अपनी संतानों को दूध पिलाते हैं। इन जितने जीवधारियों का मैंने नाम लिया अभी आपको, सब में एक समानता अवश्य है कि सब में स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी और सभी अपनी संतानों को दूध पिलाते हैं। इसी कारण से इन सभी जीवों को वर्गीकरण के एक स्तर अर्थात एक संवर्ग अर्थात एक टैक्सा में एक साथ रखा गया है, जिसे स्तनधारी वर्ग या मैमेलिया कहते हैं। ये सारे जीव विपरीत लक्षणों के बावजूद भी, भिन्न लक्षणों के बावजूद भी एक समानता दर्शाते हैं कि इनमें स्तन ग्रंथियां हैं और ये अपने जो इनकी जो मादा है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इस नाते इन सारे जीवधारियों को के लिए एक टैक्सा बनाया गया, जिसको हम या उस टैक्सा को या उस स्तर को उस संवर्ग को हम जो है क्लास मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग कहते हैं। वर्गीकी के वैज्ञानिकों ने, जिसमें अब देखिए, और इस पाठ्य को या इस टॉपिक को और आगे ले चलते हुए हम और चर्चा करना चाहते हैं कि वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी के वैज्ञानिकों ने, जिसमें कार्ल वान लिनियस, आपने नाम सुना होगा इनका, द्विनामन पद्धति के जन्मदाता हैं, जीवधारियों के नामकरण के जन्मदाता हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है इनको। और इनका नाम कार्ल लिनियस था। इन्होंने अपना भी नाम जो है द्विनामन पद्धति के आधार पर रख लिया और कैरोलस लिनियस नाम कर लिया था इन्होंने, और इनका नाम कार्ल वान लिनियस था। जो है इनका नाम प्रमुख है। हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिक, लेकिन वर्गीकी के क्षेत्र में, टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में जब हम चर्चा करते हैं तो इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इनका जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, इनके अनुसार टैक्सा जाति अर्थात जो एक वर्गीकरण का जो एक संवर्ग है जिसको हम टैक्सा कहते हैं, हमने अभी समझाया है आपको कि जिसको जाति कहते हैं, जाति वर्गीकरण का एक स्तर है जिसको हम जाति कहते हैं, वह जिसको अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं, को वर्गीकरण का आधारभूत इकाई माना गया। जो वर्गीकरण विज्ञान है उसका जो आधारभूत इकाई है, मतलब बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक इकाई है, जहाँ से शुरू होता है कह सकते हो, उसको हम जाति अथवा अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं। तथा संवर्ग, अच्छा दूसरा स्तर जगत अर्थात किंगडम को सर्वोच्च सोपान, सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। किसी भी वर्गीकरण में जो जाति जो है वो सबसे निचला स्तर है, सबसे मूल स्तर है, और सबसे उच्च स्तर जो सबसे ऊपर है उसको हम जगत कहते हैं अर्थात किंगडम कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब अगर हम इसको जो है या अब यदि संवर्ग
यानी जाति की व्याख्या की जाए तो जाति किसे कहते हैं या स्पीशीज किसे कहेंगे, तो यह जीवधारियों का एक ऐसा समूह है, किसी भी प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सम्मिलित सभी जीवों के गुणों अथवा लक्षणों में अधिकतम समानता पाई जाती है तथा वे आपस में लैंगिक प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न संतानें भी लैंगिक जनन कर सकने में सक्षम होती हैं। अब यहाँ स्पष्टता से समझिए कि जाति किसे कहते हैं। जाति की चर्चा हमने अभी बताया कि जाति जो है वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जाति किसे कहते हैं इसको समझिए, अर्थात जाति की परिभाषा क्या है, यही है लिखा गया है यहाँ पे कि जाति वास्तव में ऐसे जीवधारियों का एक समूह है जिनमें जो लक्षण हैं वो अधिकतम समानता के साथ हैं, मतलब उनके लक्षण बहुत कुछ एक जैसे हैं, अधिकतम, तथा वे आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। उनके जो बीच में जो है लैंगिक प्रजनन की क्षमता होती है, वो आपस में लैंगिक जनन कर सकते हैं और करते हैं, और उसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न करते हैं वो भी लैंगिक जनन करने योग्य होती है, अर्थात उनमें भी लैंगिक जनन करने की क्षमता होती है। अगर ऐसा कोई समूह है जीवधारियों का तभी हम उसको जाति कह सकते हैं। अगर ये नहीं संभव है, बहुत कुछ वो देखने में एक जैसे दिखते हों, लेकिन यदि उनमें लैंगिक जनन की संभावना नहीं है और होने के पश्चात भी अगर उनकी संतानें जो है लैंगिक जनन करने में सक्षम नहीं होती तब भी हम उनको जाति नहीं कह सकते। तो जाति के लिए यह अति आवश्यक है कि उनमें लैंगिक लक्षणों की समानता के साथ साथ लैंगिक जनन की क्षमता भी होनी चाहिए, वो आपस में लैंगिक जनन करने में सक्षम हों। इसी प्रकार जो टैक्सा या संवर्ग जिसको हम जगत कहते हैं, किंगडम कहते हैं, को वर्गीकरण की सबसे बृहत तथा सर्वोच्च स्तर माना जाता है। सबसे ऊंचा स्तर, सबसे बड़ा स्तर जो है, सबसे बृहत, सबसे मतलब विस्तृत या कह सकते हो सबसे बृहत, बृहत का मतलब लार्जेस्ट, सबसे बृहत या सर्वोच्च स्तर माना जाता है, जो जीवधारियों का एक ऐसा समूह होता है जिनके बीच गुणों अथवा लक्षणों की न्यूनतम अर्थात सबसे कम समानता पाई जाती है। अर्थात किसी जगत में अगर कोई जीव शामिल है, बहुत सारे जीव शामिल हैं, जैसे जंतु जगत, जंतु जगत हम उदाहरण ले लिए। अब इसमें अमीबा भी है, इसमें मेढक भी है, इसमें मछली भी है, इसमें घोड़ा भी है, इसमें बिल्ली भी है, इसमें चूहा भी है, इसमें मनुष्य भी है, सारे जीव जंतु हैं, जितने भी जंतु हैं सब जो है जंतु जगत में हैं। लेकिन सब में देखा जाए तो बहुत कम समानताएं हैं। अमीबा और मनुष्य में कहाँ कितनी समानता है, या कह सकते हो आप मेढक और सर्प में कितनी समानता है, या आप कह सकते हो सर्प और चिड़िए में कितनी समानता है, लेकिन सभी जंतु जगत के हैं। तो इसी नाते ये वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर माना जाता है, और इनमें ऊपर बहुत सारे जीव आते हैं, बहुत सारे जीव इकट्ठा होते हैं या मान रखे गए हैं, लेकिन उनमें जो है लक्षणों की समानता बहुत न्यून होती है, बहुत कम होती है। चलिए फिर वर्गीकरण के मूल संवर्ग या जो अर्थात शुरुआत के वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी का जो संवर्ग यानी टैक्सान बनाए थे, निम्नलिखित टैक्सान बनाए थे, वो निम्नवत हैं। वो इस प्रकार हैं जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। जात से शुरू होती है, जात सबसे छोटी इकाई है और सबसे प्रमुख इकाई भी है। जात के बाद वंश आता है, वंश के बाद कुल आता है, कुल के बाद गण आता है, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ और संघ के बाद जगत आता है।
अंग्रेजी में इसको देखिए, जाति को स्पीशीज, वंश को जीनस, कुल को फैमिली, गण को आर्डर, वर्ग को क्लास, संघ को फाइलम और जगत को किंगडम कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, यहाँ पर देखिए संघ पर, ये जंतु जगत से संबंधित वर्गीकरण। अगर यही पादप जगत होता तो ये सारी समानता उसमें पाई जाती है, लेकिन संघ के स्थान पर वहाँ डिवीजन हो जाता है। क्या होता है? भाग, डिवीजन लिखते हैं। फाइलम जहाँ लिखा है वहाँ डिवीजन लिखते हैं, संघ के स्थान पे वहाँ भाग लिखते हैं। इस तरह से करते, इतना फर्क आ जाता है पादप जगत और जंतु जगत में। अब देखिए, इसको समझिए। जात मतलब जाति में हमने बताया कि वो सब एक जीवधारियों का ऐसा समूह होता है जिनमें समान सारी जो है लक्षणों की समानताएं पाई जाती हैं और वो आपस में जनन करने में, प्रजनन, लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं। और कई जातियां मिल करके वंश का निर्माण करती हैं। मतलब वंश एक समूह है, ये भी एक जो है वर्ग, संवर्ग है, ये भी एक समूह है, एक टेक्सान है, ये भी एक टेक्सान है, ये भी एक टेक्सान है, यह भी एक टेक्सान है, ये भी एक टेक्सान है, सबको अलग अलग टेक्सा कहेंगे। तो वंश क्या है? वो भी एक जो है स्तर है या एक पद सोपान है जहाँ पर बहुत सारी जातियाँ एक साथ रहती हैं और कोई ज़रूरी नहीं है उनमें जो है लैंगिक जनन संभव हो। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप ले लीजिए, क्या कह सकते हैं, बाघ को ले लीजिए। बाघ, चीता और सिंह यानी शेर, बब्बर शेर, ये तीनों जो है अलग अलग जातियां हैं। जैसे पैंथरा लियो मतलब बब्बर शेर, पैंथरा टिग्रिस मतलब जो है टाइगर, और पैंथरा कुछ और है उसकी जात, वो मतलब चीता। ये तीनों जो है अलग अलग जातियां, लेकिन सबका वंश एक है, सब पैंथरा ही हैं, लेकिन सबको मिला करके इसमें रखा गया है। अगर केवल बब्बर शेर की बात करेंगे, पैंथरा लियो की, तो वो केवल लियो ही लियो रहेंगे, सब इसमें जो है जातीय स्तर पर सिर्फ पैंथरा लियो, बब्बर शेर रहेंगे। पैंथरा टिग्रिस की बात करेंगे तो सारे जो है टाइगर्स इसमें रहेंगे। लेकिन अगर हम तीनों की बात करेंगे, चीते की भी बात करेंगे, बाघ की भी बात करेंगे और बब्बर शेर की भी बात करेंगे, सभी का वंश पैंथरा है, तो सबको इसके अंतर्गत रखेंगे। अर्थात यहाँ पर सब में कुछ न कुछ समानता है, इस नाते इनको इसमें रख लेते हैं, इस वंश में रखते हैं। इसी तरह से और आगे अगर जाते हैं, मान लीजिए कुल की बात करते हैं, तो अब यहाँ मान लीजिए, अब हमने उसमें कुत्ता भी शामिल कर दिया। क्या शामिल कर दिया? कुत्ता। अब कुत्ता क्या कह सकते हैं, बिल्ली शामिल कर दिया। कुत्ता मत शामिल करिए, बिल्ली शामिल करिए, तो कैट। तो अब कुत्ते क्या कहते हैं, बाघ, चीता और शेर, इनका और बिल्ली मतलब कैट, फेलिस, इनका चारों का जो कुल एक ही है, फेलिडी, सब एक ही जो है कुल के हैं। इसी नाते कहते हैं कि जो है बिल्ली शेर की मौसी है, बिल्ली बाघ की मौसी है, कहा जाता है। इसी नाते कहा जाता है क्योंकि तीनों को, चारों को एक ही कुल में रखा गया है। अर्थात बिल्ली तो इस वंश की तो नहीं है, लेकिन बाघ, चीता और शेर तो एक ही वंश के अंतर्गत हैं, लेकिन बिल्ली अगर ले लेंगे तो वो सब एक ही कुल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं गण की तरफ। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कुत्ता शामिल कर लीजिए। कुत्ता जो है डॉग, जिसको कह सकते हैं कैनिस फैमिलियरिस कहते हैं। अब गण पे जब आएंगे तो कार्निवोरा, एक गण है कार्निवोरा, जिसमें सभी जो है मांसाहारी हैं, कार्निवोरस हैं, तो वो यहाँ पर कुत्ता आ जाएगा। तो मतलब कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, चीता, ये सब एक ही गण के अंतर्गत हैं।
देखा आपने, ये सब एक ही गण के अंतर्गत आ जाते हैं, कार्निवोरा के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इधर कुल में जाएंगे तो कुत्ता इनसे अलग हो जाएगा, वो इस कुल का नहीं है, लेकिन बिल्ली है। फिर अगर वंश में जाएंगे तो बिल्ली यहाँ से अलग हो जाएगी, लेकिन ये चीता, बाघ और शेर इसमें हैं। अब फिर जाति में आ जाएंगे तो केवल बब्बर शेर ही आएगा, बाकी ये दोनों अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग जाति के हो जाएंगे। चीता और जो है बाघ अलग जाति के हो जाएंगे, केवल शेर बचेगा। तो इसी तरह से अगर हम वर्ग में जाते हैं, मैमेलिया क्लास, स्तनधारी, तो उसमें मनुष्य भी इसमें आ जाएगा, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बाघ, बकरी, ऊँट, ये सब के सब यहाँ पर सब इसमें शामिल हो जाएंगे, सबके साथ वर्ग में। तो जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ बढ़ते जाते हैं, जीवधारियों में समानताएं घटती जाती हैं, अर्थात उनमें लक्षणों में समानताओं का जो है भिन्नता आता जाता है, उनके लक्षण जो है भिन्न भिन्न होने लगते हैं और वो अलग अलग होने लगते हैं। लेकिन तब उनके लिए बड़े टैक्सान की ज़रूरत होती है, जहाँ उनको एक साथ रखा जाता है। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ मूव करते हैं, जगत से जाति की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जाति तक पहुँचते पहुँचते ऐसे जीवों का समूह मिलता है जो पूर्ण रूप से लक्षणों में एकदम समान होते हैं, उनमें लैंगिक जनन की क्षमता होती है, वो ऐसी संतानें उत्पन्न करते हैं जो स्वयं लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं। अब आपको इससे समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण दूं, पादप जगत की उदाहरण दूं तो जैसे आप देखिए सोलनम, आलू, टमाटर और बैगन और मकोए, चार हैं पादप, आलू, बैगन, टमाटर और मकोए। तो आलू सोलनम ट्यूबरोसम, बैगन सोलनम मेलानोजान और टमाटर लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम कहते हैं उसको, और मकोए को कहेंगे सोलनम निग्रम। तो लाइकोपर्सिकम को हटा दीजिए, मान लीजिए, चलिए हटा दीजिए। अब आपके पास बचा आलू, बैगन और मकोए, तीनों सोलनम है। एक सोलनम ट्यूबरोसम है, एक सोलनम मेलानोजान है, एक जो है सोलनम निग्रम है। तो आलू, बैगन, मकोई सब सोलनम, सबका जो वंश है वो सोलनम है, लेकिन जातियां अलग अलग हैं। एक ट्यूबरोसम है, एक निग्रम है और एक मेलानोजान है। लेकिन सबको अगर देखा वंश पे अगर लाएंगे तो तीनों को एक साथ रखेंगे, सभी सोलनम है, इस नाते सबको यहाँ रखेंगे। जाति में अगर रखेंगे तो केवल ट्यूबरोस आलू है तो केवल इसमें आलू रहेगा, निग्रम है तो केवल मकोई रहेगी, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने उपरोक्त संवर्गों में, जो ये संवर्ग लिखे हमने दिए हैं आपको, जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, ये मूल संवर्ग हैं। बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने उपरोक्त मूल संवर्गों में, मतलब ये जो मूल संवर्ग हैं में कुछ को उप संवर्गों में बांटकर वर्गीकरण को और तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है। उदाहरणार्थ, संवर्ग कुल को उपकुलों में, गण को उपगणों में, वर्ग को उपवर्गों में तथा संघ को उपसंघों में विभाजित कर वर्गीकरण को और अधिक सरल तथा समझने योग्य बनाने का प्रयास कहीं कहीं किया गया है। अब क्या समझ रहे हैं आप इससे? उससे आप ये समझिए, इससे आप ये समझिए कि जो बाद के वैज्ञानिक आए, टैक्सोनॉमिस्ट आए, जो वर्गीकी के वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इन उपसंवर्गों में कुछ को, सभी को नहीं, जैसे कुल को, गण को, वर्ग को, इनमें फिर विभाजन कर दिया। जैसे तुम पढ़ते हो 9th में या 11th में पढ़ते हो तो 11th A1, A2, A3, B1, B2, C, ऐसे वर्ग बट गए ना। ठीक उसी तरह से इन्होंने कैसे, जैसे मान लो 11th को बांट दिया, B1 में गणित वालों को भेज दिया और B2 में जो है जीव विज्ञान वालों को भेज दिया। इससे मालूम होगा कि अगर 11th B2 का स्टूडेंट है तो जीव विज्ञान पढ़ता होगा अवश्य, अगर B1 का है, A3 का, तो हो सकता है ये गणित पढ़ता हो, अगर 11th C है तो निश्चित रूप से कॉमर्स पढ़ता होगा। तो इसी तरह से वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो ये इधर के जो संवर्ग हैं अर्थात कुल, गण, वर्ग, संघ, इनमें फिर से बंटवारा कर दिया और इनमें उप संवर्ग निर्मित कर दिया,
जैसे उपकुल, उपगण, उपवर्ग, उपसंघ आदि कर दिया। तो एक कुल के अंदर 2 कुल, 3 कुल, 4 कुल बांट दिया। ऐसे एक गण के अंदर 4 उपगण कर दिया, एक वर्ग के अंदर 2, 3 या 4 उपवर्ग बना दिया। तो इन्होंने ऐसा करने से वर्गीकरण और सरल हो गया और उसकी सार्थकता और ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा उपरोक्त अवधारणा से अब यह स्पष्ट हो गया कि जाति संवर्ग से जैसे जैसे हम वंश, कुल, गण आदि संवर्गों से होते हुए जगत तक पहुँचते हैं, जीवधारियों के दृश्य लक्षणों में भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। अब हमने यही चीज़ जो भी हमने बताया वही हमने लिखा है कि जाति संवर्ग से जैसे जैसे वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत तक हम यात्रा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, वैसे वैसे उनके लक्षणों में भिन्नता बढ़ती जाती है और एक ऐसा स्तर आ जाता है कि हम जब बहुत ऊंचे स्तर पे, जगत स्तर पे जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से और यहाँ के जीव में बहुत ज़्यादा भिन्नता दिखाई देती है। यही कारण है कि जगत स्तर पे अमीबा भी साथ में है, हाइड्रा भी साथ में है, यूग्लिना भी साथ में है, मछलियाँ भी साथ में है, मेढक भी साथ में है, सर्प भी है, पक्षियाँ भी है, बंदर है, बकरी है, ऊँट है, कंगारू है, मनुष्य है, सारे जीव जंतु हैं इसके अंतर्गत। अमीबा से लेकर के मनुष्य तक सब कुछ है, लेकिन सब में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अब आपको वर्गकी का एक आधारभूत जो है ज्ञान या जो है तर्क संगत ज्ञान आपको ज़रूर प्राप्त हुआ होगा और मैं इसका नोट्स भी बना करके आपको प्रेषित कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको और आसान हो जाएगा। आगे फिर हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।